नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैथमेटिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण एक सीरीज़ हम लोग लगातार चला रहे हैं और वो जो सीरीज़ है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसके दो रीज़न हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ वो या तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा कि वो यूपी टेट के इतिहास को देखकर ही प्रश्न लाए जा रहे हैं। यूपी टेट देखिए अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है, अपने टाइप को रिपीट करता है। तो वो जो सारे क्वेश्चंस हैं वो वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो या तो आते रहे हैं और जिनके आने के चांसेस हैं। तो आप अगर उन सभी प्रश्नों को रट लेंगे, समझ लेंगे और याद कर लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा मैथ्स में स्कोर कर जाएंगे। सबसे पहले तो बोलूँगा कि आप लोग स्ट्रैटेजी वीडियो देख कर आओ मैथमेटिक्स की कि कैसे 0 से आप 13 मार्क्स पहुँचो। 13 मार्क्स पाने वाले बच्चे 23 मार्क्स तक पहुँच सकते हैं और 23 मार्क्स वाले 28 मार्क्स तक पहुँच सकते हैं। तो पहले वो वीडियो देख के आओ तब आपको बात समझ में आने वाली है। दूसरी बात मैं कहने वाला हूँ कि देखिए जो ये क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली ये यूपी टेट सेंट्रिक क्वेश्चंस हैं। क्यों, उसके पीछे रीज़न है। देखिए जो सुपर टेट है ना उसका लेवल जो है वो अप रहता है। यूपी टेट नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता है बट सुपर टेट नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछता, वो एक लेवल ऊपर जाके क्वेश्चंस को पूछता है, टफ बनाता है पेपर को, अच्छी खासी मैथ्स को पूछते हैं। बट यूपी टेट ऐसा नहीं करता। यूपी टेट का एक अपना पुराना ढर्रा है, वो उसी ढर्रे पे चलता है, जिसमें वो बहुत फर्जी क्वेश्चंस, बिल्कुल बेकार से क्वेश्चंस भी लेकर रखता है। उसमें थोड़े से टाइट रखता है, फिर थोड़े मीडियम पे जाता है और फिर कुछ टॉपर क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप वो जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हम बिना किसी बकवास के। और आज हम करने वाले हैं पैडागॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पैडागॉजी एक ऐसा सेक्शन है जो हर सेक्शन में आता है। लाइक हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, संस्कृत में भी आएगा, मैथ्स में भी, सब में आता है वो। तो करीब 10 से 12 क्वेश्चन पैडागॉजी के आते हैं, कभी कभी 15 क्वेश्चन भी पैडागॉजी के दे देते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर आपने इनको रट लिया तो वो आपकी जो 23 और 28 नंबर है वो कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पैडागॉजी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो भाई देखो क्वेश्चन है, घनाभ में कितने व कैसे फलक होते हैं। तो पहली बात तो इंग्लिश वाले बच्चों को बताता हूँ, जो फलक मतलब साइड्स की बात चल रही है यहाँ पे, और घनाभ मतलब होता है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसा होता है, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं। लाइक हमारे मोबाइल की बात करें तो ये एक क्यूबॉइड शेप होता है। क्यूबॉइड का मतलब क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि इसमें फलक मतलब कितने साइड से, तो देखोगे आप, एक ये हो गया, इसी तरीके से दो ये हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा क्यूबॉइड होता है। तो वही बात चल रही है कि कितने होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं। और सारे फेस कैसे होते हैं, आयतकार होते हैं। मतलब आयत जानते हैं ना आप लोग, रेक्टेंगल। तो भाई देखो ये रेक्टेंगल की शेप आप देख सकते हो, ये रेक्टेंगल की शेप है। तो ये सारे कैसे हैं, रेक्टेंगुलर शेप के हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज 6 और सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, माफ करेगा, सी होगा। 6 और आयतकार मतलब 6 साइड्स होंगी और वो 6 की 6 रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक कक्षा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैथ्स का है। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी का भार कुछ इस प्रकार दिया गया है, मतलब 20 बच्चों का वेट दिया गया है, वो ये दिया गया है। तो कितने विद्यार्थियों का भार 30 से 35 किलोग्राम के बीच में। तो इसमें गिनने की चीज़ें हैं कि 30 और 35 के बीच में कौन कितने 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 नंबर दिए हैं। आप इनको गिन लेंगे और बता देंगे। मैं सीधे से आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज 7। आप लोग गिन लेंगे तो आप लोग बड़े आराम से गिन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये सारे पेडागोजी, गणित पढ़ने वाले बालकों में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होने लगता है जिसके द्वारा बालक अपना कार्य क्रमबद्ध, नियमित तथा डैश के साथ करना सीख जाते हैं। तो क्या तेजी के साथ करना सीख जाते हैं, शुद्धता से करना सीख जाते हैं, चालाकी से करना सीख जाते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो ऑप्शन को सबसे पहले देखेंगे तो चालाकी वाला शब्द तो बिल्कुल नेगेटिव है। पैडागॉजी में आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो नेगेटिव वर्ड्स तो कभी होते ही नहीं। पैडागॉजी हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाती है। तो चालाकी वाला शब्द, बच्चा चालाक नहीं हो सकता, तो चालाकी का शब्द ही हटा दो। बस ये दो चीज़ें हैं, तेजी और शुद्धता। अब आपको दो बातें सोचनी है कि जब बच्चा गणित पढ़ेगा तो क्या गणित पढ़ने का सही सॉल्यूशन क्या है। मतलब अगर आपने मैथ्स अच्छी है, आपकी मैथ्स अच्छी का मतलब क्या होता है माफ करेगा, कि आप सभी क्वेश्चन बहुत जल्दी करते हैं, कि आप सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही करते हैं। तो मैथमेटिक्स अच्छी उसकी मानी जाएगी जो जल्दी भले ना करे लेकिन सारे आंसर एकदम परफेक्शन के साथ निकाल के लाए, मतलब सारे आंसर शुद्धता से करे। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि जिसके द्वारा बालक अपना कार्य क्रमबद्ध भी करता है, नियमित भी करता है और शुद्धता के साथ करता है। शुद्धता का मतलब है सफाई से शुद्धता नहीं है, शुद्धता का मतलब है उसकी एक्यूरेसी, बहुत अच्छे से वो अपना काम करता है। तो गणित का मतलब तेजी नहीं है, शुद्धता है, तो ये याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शुद्धता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं।
घातों के प्रश्नों को हल करते हुए एक विद्यार्थी की नोटबुक पे गृह कार्य देखा गया, वो कुछ इस प्रकार था। तो भाई बच्चे ने एक अपना काम किया है, होमवर्क किया है, देख लेते हैं। तो वो क्या कर रहा है, पावर वाला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 है, तो उसने आंसर लिखा 2 की पावर 5, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6 लिखा है, तो 3 की पावर 8 लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, तो 7 की पावर 2 और 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 28 की पावर 4। अब ये इसने गलत करा, यहाँ पर इसने गलत करा है। अब देखो आपको यही देखना है कि दोनों में अंतर कहाँ आया। अब आप पहले ऑप्शन देखोगे, विद्यार्थी की समझ में क्या नहीं आया कि घातों का योग नहीं आया, मतलब पावर को क्या ऐड करना नहीं आया। भाई पावर को तो ऐड बिल्कुल सही कर रहा है ना भाई, 3 2 5 बिल्कुल सही कर रहा है, 3 2 6 8 बिल्कुल सही कर रहा है, 2 2 4 पावर को बिल्कुल सही कर रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अलग अलग आधार वाली संख्याओं का गुणा। अब देखो आधार, अलग अलग आधार वाली संख्या, देखो यहाँ पर आधार मतलब बेस, बेस सेम था, यहाँ पर भी बेस सेम था, यहाँ पे जैसे बेस अलग हुआ तो बच्चे ने आंसर क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। आगे देख लेते हैं, समान आधार वाली संख्याओं का गुणन, तो समान वाले तो उसने बिल्कुल सही करें, तो वो ऑप्शन भी गलत। घातों का योग और गुणा, तो घातों का योग और गुणा, हाँ अब ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें गड़बड़ करी थी। अब हमको ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को दोनों को चेक करना है। डी को ध्यान से पढ़ो पहले, घातों का योग और गुणा। भाई अगर घातों का योग मतलब पावर का अगर वो एडिशन गलत कर रहा होता तो हमारा पहला वाला भी गलत होता और दूसरा वाला भी गलत होता, बट ऐसा तो हुआ नहीं है, पहला और दूसरा तो सही है। इसका मतलब ये है कि बच्चा एक ही जगह कंफ्यूज हो रहा है जाकर, और वो कौन सा पार्ट है कि जहां अलग अलग बेस हो जाते हैं, जहां आधार अलग हो गए बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाएगा। तो जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है कि वो गड़बड़ कर रहा है कहां पर, अलग अलग बेस वाले ऑप्शंस क्वेश्चंस को वो ठीक नहीं कर पा रहा है। तो उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब विद्यालय में शिक्षकों की कमी होती है तब कई कक्षाओं को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य कर लेते हैं, तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं, बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं, एकल शिक्षा शिक्षण कहते हैं, एकल शिक्षा शिक्षण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या बोलने वाला है कि बहुत सारे टीचर्स आज एब्सेंट हैं। अब आपको क्या करना है, तो क्या होने वाला है कि सिस्टम जो अब हम सिस्टम बनाने वाले हैं वो हमारी बहुकक्षा शिक्षण कहलाने वाला है, कि जब बहुत सब लोग गायब हैं तो कई कक्षाओं को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे बहुकक्षा शिक्षण। रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखो भाई ये जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे रटने वाला क्वेश्चन है, कि जब रेखा गणित के क्वेश्चन आते हैं, प्रमेय होती है, उसको सीधे सीधे हम क्या करते हैं, जो हमारी विश्लेषण विधि है उसका प्रयोग करके हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपको सीधे सीधे रट लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो विशेष से सामान्य की ओर का सिद्धांत लागू है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विशेष से सामान्य की तरफ अगर जाते हैं तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, संश्लेषण, विश्लेषण, निगमन या आगमन। तो याद रखना उसको हम आगमन विधि कहते हैं। जितने तारे लगाने हैं उतने तारे इस क्वेश्चन में लगा डालना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़ा आराम से सब बता देंगे। कारणों का निदान करेंगे और औपचारिक कदम उठाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, अधिक टेस्ट दे सकते हैं, वैसे ज़्यादा सही लग नहीं रहा क्योंकि फीलिंग नहीं आ रही, इसमें हटाओ। अच्छा ना करने पर परिणाम को समझाएंगे, ये भी हम कर सकते हैं। या फिर उन विद्यार्थियों को उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों के साथ बैठा देंगे, हाँ ये भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, फिर हमारा तो कोई मत पूछा ना कि भाई एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ये तो आप कर सकते हो, व्यवस्था बना सकते हो, लेकिन हम भैया डी बिल्कुल भी नहीं करने वाले, टेस्ट भी बिल्कुल नहीं देने वाले। अब बचा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, अच्छा ना करने के परिणाम को समझाएंगे या कारणों का निदान करेंगे। भाई निदान करना है ना हमको, हमें भैया टीचर का काम क्या है, समस्या को सॉल्व भी तो करना है, तो सॉल्व करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी। देखिए ये क्वेश्चन आप याद रखना, 100% बोल रहा हूँ, 1000% कह सकता हूँ। एक क्वेश्चन इस पर पक्का आएगा, लिख के रख लो। और वो क्वेश्चन आने वाला है हमारे हैंडीकैप्ड बच्चों पर।
चाहे वो दृष्टि बाधित आए, चाहे वो श्रवण बाधित आए, या फिर वो किसी भी प्रकार के बच्चों पर एक क्वेश्चन 100% आता है उसी का क्वेश्चन है कि अगर दृष्टि बाधित बच्चे हैं तो आप अपने विद्यालय में कैसे कार्य करना चाहेंगे। तो विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, क्या आप नया टीचर बुलाएंगे, गणित में अधिक अंक पाने वाले के साथ बैठा देंगे, गणित में के बदले कोई दूसरा विषय दे देंगे, या फिर उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन, अधिगम और आकलन पद्धति का अभिकल्पना करेंगे। देखिए, ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या आंसर होने वाला है, क्योंकि पेडागोजी का सिर्फ और एक ही मतलब है, बच्चा। तो हमको क्या करना है, उनकी वैकल्पिक अध्ययन, अधिगम और आकलन की पद्धति को अभिकल्पना, उनको हमें समझना है कि जो बच्चा है उस तक हम कैसे पहुंचे। हमें कुछ नया लेके नहीं आ जाना कि हम नया टीचर ही ले आए, हमारा काम खत्म, ले भैया नया टीचर लेके आ गए ना, तो तुम्हारा काम क्या रहा। अधिक अंक पाने के बाद बैठा देंगे तो बेचारा तो वैसे भी वो क्या है, सबसे अलग है, वो विशेष बच्चा है, हमें उस पर क्या करना है। और गणित के बदले कोई दूसरा विषय दे देंगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो। माफ करिएगा। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? भाई ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, तो याद रखना, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतनी बार ये प्रश्न आ चुका है कि इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमने टॉप आई थिंक 10 क्वेश्चंस रहे होंगे पेडागोजी के जो हमने देखे। इस प्रकार के और मैं सीरीज लाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेडागोजी के क्वेश्चंस लाता रहूंगा ताकि मैथ से आपको छुटकारा मिल जाए। और जिनको मैथ नहीं आती, मैं कहूँगा घोल के रट के पी जाओ, आपका कल्याण होना निश्चित है आपका कल्याण होना। और जिनको आता है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात ही है, क्योंकि वो पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हैं अगर वो इस पूरे सीरीज को देखते हैं। लास्ट तक आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के लिए, अगले दिन के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।